air mass cycle. What is the air mass? There are two kind of air masses, hot and cold air masses. तो ये बताइए कि हवा अगर ठंडी होगी, बहुत बेसिक तरीके से हम लोग को इसको समझना है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरी ज्योग्राफी में हमें कहीं ना कहीं ये चैप्टर काम आएगा, इसलिए इनको बहुत ध्यानपूर्वक एक चैप्टर पढ़ना है। ये बेस है, आधार है, और कुछ ऑप्शनल वाले चैप्टर पहले भी पढ़ चुके होंगे, ज्योग्राफी ऑप्शनल जिनका चल रहा है ना, और बीच बीच में हमने इसका यूज किया है, क्योंकि इसकी यूज की जरूरत पड़ती ही रहती है ज्योग्राफी में। ठीक है। एयर मास साइकिल मतलब कि हवाओं का चक्रण, सर्कुलेशन ऑफ एयर इन द अपर एंड लोअर ट्रोपोस्फीयर known as the air mass cycle. Okay. ये हमारी पृथ्वी, अर्थ, और यहाँ पर कौन कौन सी वायुदाब पेटियां हैं और उनका सर्कुलेशन क्यों होता है, उसका कारण क्या है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखें यहाँ पर जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा है, और लोग जो है वीडियो ऑन नहीं किए हो, सो रहे हो, इक्वेटर, Go. 0 डिग्री लैटिट्यूड, शून्य अंश अक्षांश रेखा, 0 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन्स which separate Earth into two hemispheres, northern hemisphere and the southern hemisphere. और ये सोलर इंसुलेशन पूरे वर्ष रिसीव करती रहती है। ठीक, तो इस कारण से यहाँ पर हीट सबसे ज़्यादा होगी। अभी हम कुछ और लेयर्स बना लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उसके बाद बात। Because Earth inclined towards its axis 23.5 डिग्री, पृथ्वी अपनी अक्ष पर कैसे झुकी है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इस कारण से जो दोनों ही गोलार्धों में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं, इनको एक महत्व दिया गया है अलग से, क्योंकि ये क्लाइमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एरिया लाइज बिटवीन द 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड एंड 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड known as torrid zone. The region known as torrid zone means the region receives surplus solar insolation. The region receives surplus solar radiation. तो ये जो भी देश इसके क्षेत्र में आएंगे, इनके बीच में आएंगे, उनको क्या कहेंगे, ट्रॉपिकल कंट्रीज, उष्णकटिबंधीय जलवायु के क्षेत्र कहलाएंगे।
ट्रॉपिकल कंट्री। और इसके ऊपर टेम्परेट जोन कहलाएंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाएंगे। ये जो हमने बीच बनाया है 5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड एंड 5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड। अब इनका इंपॉर्टेंस हम लोग देखेंगे, समझ में आए क्या है, इनको क्यों बनाया गया। इक्वेटर पर सोलर रेडिएशन पूरे वर्ष में 2 बार सीधे पड़ता है। जय नहीं है, ठीक है। सुबोध जी बताइए। 23 सितंबर 21 जून से 21 जून और 23 सितंबर। अच्छा, 21 जून को पड़ता है क्या? विषुवत रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें क्या 21 जून को पड़ती हैं? नहीं सर, वो तो हमेशा पड़ती है सर, सालों भर। नहीं, 21 जून को पड़ती है, सही सही उत्तर है ये। नहीं सर, वो तो कर्क रेखा की बात है। कर्क रेखा और मकर रेखा, वो विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें सालों भर बराबर पड़ती है सर। नहीं, सीधी क्यों पड़ती है, डायरेक्ट लंबवत? सीधी सर सालों भर पड़ती है सर विषुवत रेखा पे। अच्छा, क्या ये सही है? परपेंडिकुलर पड़ रही हैं पूरे साल 0 डिग्री पर, कि कोई जो है डेट्स हैं इसकी? पहले बताया था वही सही था सर। नहीं बताए थे। नरवानी जी इस समय खुद घर में चाय पी रही हैं, तो वही बताएं। अनुभव बताओ, अनुभव बताओ। क्या था? सोलर रेज परपेंडिकुलरली कब पड़ती हैं इक्वेटर पर? पता नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। बानू, तुम ये तो बता सकती हो कि नहीं? नहीं, रिवाइज नहीं कर रहे हो सही से भाई, पीछे क्लासेस सर गोल हो गई। गजेन जी क्या था सर? गजेन जी सर 21 जून और 23 सितंबर सर। सितंबर टू दिसंबर तक। नहीं। सर हाँ बताओ। सर 21 मार्च और 23 सितंबर। 23 सितंबर। राइट आंसर एक्सीलेंट। जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे परपेंडिकुलर रहता है, मतलब वर्टिकल रहता है सनरेज। 6 महीने का अंतर होना चाहिए ना सर। 3 महीने का अंतर होता है। विषुवत से विषुवत की भी 6 का हो जाएगा ना, फिर मार्च से सितंबर, वही सही रहेगा। ये 3 महीने ऊपर जाएगा, फिर 3 महीने नीचे आएगा। नहीं, हम बोले 3 महीना ऐसे जो शिफ्ट हो रहा था इसलिए। हाँ सही है आपका लोग। ठीक है, तो ये रीजन है 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधे लंबवत पड़ती हैं, जिनको कहते हैं मार्च वाले को, 21 मार्च को कहते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स और वर्नल इक्विनॉक्स, मतलब बसंत विषुव हिंदी में कहा जाता है। बसंत विषुव, बसंत का महीना होता है, स्प्रिंग सीजन होता है, तो उसमें पड़ रही होती है स्प्रिंग इक्विनॉक्स या वर्नल इक्विनॉक्स कहा जाता है। और वहीं पर सितंबर में 23 सितंबर को इसे कहा जाता है
ऑटम इक्विनॉक्स, शरद विषुव, क्योंकि पतझड़ का सीजन चल रहा होता है तब। सीजनल चेंज ऑन अर्थ अकर्स ओनली बिकॉज ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ टुवर्ड इट्स एक्सिस। पृथ्वी का अपनी अक्ष पर झुकाव के कारण ही मौसम परिवर्तन की दशाएं उद्भूत होती हैं। ठीक, तो ये हो गया भाई टॉरेड जोन, इसे कहते हैं टॉरेड। जोन सरप्लस सोलर इंसुलेशन रिसीव करने वाला एरिया। अब हम लोग देखते हैं कि प्रेशर बेल्ट कैसे फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। सर ट्रॉपिकल जोन और टॉरेड जोन सेम रहेगा ना सर, 0 से 23.5? हाँ हाँ, वही है जो है लैटिन भाषा का शब्द है टॉरेड। टॉरेड का मतलब होता है सरप्लस सोलर रेडिएशन रिसीव करे, वो एरिया जहां पर अतिरिक्त सूर्यातप प्राप्त हो। तो अब हमने प्रेशर बेल्ट को जो है यहाँ पर बनाया हुआ है 30 to 35 डिग्री। यहाँ पर होता है 5 डिग्री नॉर्दर्न से 5 डिग्री सदर्न के बीच में लो प्रेशर, यहाँ होता है हाई प्रेशर, यहाँ होता है लो प्रेशर, यहाँ होता है हाई प्रेशर। क्यों होता है इसको देखते हैं। यहाँ हमने बताया अभी कि सूर्य की सरप्लस सोलर रेडिएशन रिसीव हो रही है, सबसे ज़्यादा तापमान यहाँ पर है, तो इससे जो एयर है वो क्या होगी, एक्सपैंड होगी। जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगी, एयर एक्सपैंड होगी और एक्सपैंड होकर के वो ऊपर उठ जाएगी। दूसरा, कल भी हमने देखा था कि बिकॉज ऑफ द maximum radius of the earth over the equatorial region, centrifugal force is maximum over the equator, which pushes the air masses vertically। तो इसके कारण भी निम्न वायुदाब यहाँ पर होता है, क्योंकि धक्का पड़ता, धक्का अब केंद्रीय बल के ज्यादा होने के कारण। तो यहाँ पर निम्न वायुदाब उपस्थित हो जाता है और ग्रेविटी भी यहाँ पर बहुत कम है। हेडली साइकिल का फॉर्मेशन हमने कल बताया था ना कि वहाँ पर कैसे
ट्रोपोस्फीयर ज़्यादा ऊंचा है, 18 से 20 किलोमीटर तक क्यों पहुंच गया है? तो उसका कारण यह है। अब देखते हैं कि यानी कि ये रीजन है जहां पर हवा ऊपर उठ रही है, ऐसे कि मान लो स्थलखंड है कोई, हवा यहाँ से ऊपर 5 डिग्री लैटिट्यूड, इसी को यहाँ पर हमने डिमार्केट कर दिया है ऐसे। तो क्या होगा कि इसका जगह लेने के लिए हवा आएगी इधर, इसको आना चाहिए ऐसे, और इधर से भी आना चाहिए ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं होता है। ऐसे हवा नहीं चलती है क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है, एंड बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ यहाँ पर एक चीज होती है डिफ्लेक्शन, इनर्सिया, जानते हो जड़त्व का नियम। जब घूम रही है तो यहाँ पर एक ऐसा फोर्स पैदा होता है बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ, जिसे कहते हैं कोरियालिस फोर्स, which tend to deflect any moving object. किस डायरेक्शन में? इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्लॉकवाइज एंड इन सदर्न हेमिस्फीयर एंटी क्लॉकवाइज। जैसे हवा घूम रही है, आप जब दौड़ते हो तो हवा पीछे को धक्का मारते हुए महसूस होती है, और जब घूमते हुए गोल गोल दौड़ोगे तो तुम्हें हवा भी वैसे ही उसके अपोजिट घूमते हुए महसूस होगी। यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, एक कोरियालिस बल पैदा होता है जो कि अर्थ की एक्सियल रेडियस पर डिपेंड करता है। रेडियस ज़्यादा होगी तो कोरियालिस फोर्स बहुत कम होगा, और रेडियस एक्सियल रेडियस अगर कम होगी तो कोरियालिस फोर्स ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट करता है। तो ये घुमाता है हमेशा क्लॉकवाइज, क्योंकि अर्थ घूमती है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमेशा घुमाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन मेजरमेंट करते हैं जब इक्वेटर से यहाँ से, तो पाएंगे कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में घुमा रहा है क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब हम एक्चुअली पोल पे खड़े होकर के मेजर करेंगे तो हमें यही मिलेगा कि ये हमेशा क्लॉकवाइज ही घुमा रहा है। फंडामेंटल प्लेन इक्वेटर है तो वहाँ से मेजरमेंट करते हैं, इस कारण से हमें महसूस होता है कि deflecting all the moving objects clockwise in the northern hemisphere and anti-clockwise in the southern hemisphere. तो यहाँ पर हवाएं अगर घूमेंगी, इसको ऐसे जाना था, अगर इनको क्लॉकवाइज घुमा दोगे तो ये हो जाएंगी ऐसे। और इधर से भी जाएगी, क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर है तो यहाँ पर कैसे घुमाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, हवाएं घूम जाएंगी एंटी क्लॉकवाइज।
यहाँ पर दोनों आएंगी, टकराएंगी और यहीं से सीधे ऊपर हवा उठ रही है, वहीं सीधे ऊपर उठ जाएंगी और घूम करके सिंक करेंगी यहाँ 30 डिग्री के आसपास। यहाँ पर फर्स्ट प्लैनेटरी विंड का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, जिसे कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड, उत्तर पूर्वी सनातनी पवन। हाँ अनुभव जी। सर ये डायरेक्शन जो ऑपोजिट है नॉर्दर्न और सदर्न में, ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से ही है। हाँ, कोरियोलिस फोर्स की वजह से इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और एक्सियल रेडियस कौन सा होता है? एक्सियल रेडियस ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट इज द एक्सियल रेडियस and how the Coriolis force depend on the axial radius? Inversely proportional to the axial radius, मतलब कि कोरियालिस बल अक्षीय त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सियल रेडियस। अर्थ है हमारी, इसको काट दिया जाए। प्याज की तरह, सलाद वाली। ऐसे और ये एक्सिस है जिस पर वो घूम रही है। तो हम यहाँ पर पाएंगे कि ये घटती जा रही है टुवर्ड द इक्वेटर और टुवर्ड द पोल। पोल पर जाकर के एकदम उसी से मिक्स हो जा रही है, रेफरेंस पॉइंट जैसे ही हो जा रहा है। और यहाँ पर अभी एक बात आती है कि क्यों बढ़ती है कोरियोलिस फोर्स टुवर्ड द पोल। उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक रस्सी अलग अलग लंबाई के बांध लें, एक बेस्ट एग्जांपल है, इससे समझ में आ जाएगा। एक छड़ी है जिसमें अलग लंबाई की रस्सियां बंधी हुई, और अगर इसको घुमाया जाए एक सेम स्पीड से तो ये डिफरेंट स्पीड से घूमेंगी। इसमें सबसे फास्ट स्पीड से ये वाली घूमेगी, है ना। और उससे कम स्पीड इसकी होगी, उससे कम स्पीड इसकी होगी, उससे कम स्पीड इसकी होगी। अगर कोई बहुत ज़्यादा लंबी होगी तो इसी में लिपट जाएगी, वो मूव नहीं कर पाएगी। जबकि एक भार बराबर के इसमें पिंड बांधे गए हैं। तो सेम यहाँ पर अगर हम अप्लाई कर देंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर डिफरेंट स्पीड से कोरियोलिस फोर्स इफेक्ट डाल रहा है। एक्सियल रेडियस यही है, ये ओके। कंफर्म हुआ कि नहीं? हो गया। ठीक है। मतलब स्पीड जहाँ पे कम हो रही है वहां पे कोरियोलिस फोर्स भी कम लग रही है, क्योंकि पोल्स पे स्पीड अर्थ तो एक बराबर स्पीड से घूम रही है। अर्थ एक बराबर स्पीड से ही घूम रही है। रेडियस की वजह से, जहाँ रेडियस कम हो रहा है वहां स्पीड बढ़ रही है, राइट। डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है। हमने बताया ना कि यहाँ पर हमने रस्सी बांधी है अलग अलग भार की एक डंडे में, और उसको डंडे को एक स्पीड से घुमाएं, लेकिन जिस रस्सी की लंबाई ज़्यादा होगी
वहां पर उसकी स्पीड कम होगी, घूमने की रफ्तार कम होगी, ओके। है ना। और जो रस्सी छोटी होगी वो तेज घूम जाएगी। इट इज बिकॉज ऑफ द रेडियस। तो रेडियस सबसे कम है पोल पे, इस कारण से वहां डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा कोरियालिस फोर्स का, और इक्वेटर पर सबसे कम होगा। पोल पे सबसे ज्यादा, इक्वेटर पे सबसे कम। इसी कारण से साइक्लोन कभी नहीं आते हैं इक्वेटर के नजदीक। 5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूडनल लाइन एंड 5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूडनल लाइन के बीच में साइक्लोन नहीं आते हैं। इसे कहते हैं डोल ड्रम पेटी। डोल ड्रम बेल्ट भी कहा जाता है। दूसरा चीज, ये ट्रॉपिकल रीजन है। ट्रॉपिकल रीजन का इंटरनल पार्ट है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का आंतरिक भाग है, जहां पर हवाएं आ रही हैं, दोनों तरफ से आकर के टकरा रही हैं, कोलिजन हो रहा है, जिसे हिंदी में कहते हैं अभिसरण और अंग्रेजी में कहते हैं कन्वर्जेंस, जहां टकराव हो रहा है। तो इसे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी ITCZ भी कहा जाता है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन मतलब अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र इन्हें कहा जाता है। दोनों तरफ से हवाएं आकर के यहाँ टकरा रही, टकरा करके यहाँ से उठ जा रही हैं, इधर से भी आ रही हैं, ऐसे उठ जा रही हैं, इधर से भी उठ जा रही हैं। ये 30 डिग्री वाला एरिया है। इन हवाओं को क्या कहा जाता है? इसका डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, तो इसे कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड, और इसकी डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, तो इसे कहते हैं साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड। उत्तर पूर्वी सनातनी पवन और दक्षिण पूर्वी सनातनी पवन। ट्रेड का मतलब व्यापार से नहीं है यहाँ पर अभी। ट्रेड का मतलब इंग्लिश शब्द नहीं है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब है कि वे हवाएं जो पूरा वर्ष अपने एक ही पथ पर प्रचालित होती हैं, उन्हें ही कहते हैं ट्रेड विंड। ठीक है, यहाँ से टकराई और यहाँ की हवा नीचे वहां उधर चली गई है, तो यहाँ चली आएगी, यहाँ की हवा यहाँ चली आएगी। ऐसे एक गोल चक्र यहाँ देखने को मिल रहा है। ये दोनों तरफ, दोनों ही साइड, इधर से भी हवा उठ करके इधर सीख कर रही है। ठीक, तो इसे कहते हैं हेडली सेल। हेडली सेल, हेडली वायुदाब चक्रण। ये कहलाता है हेडली एयर मास साइकिल। जनरली ये मूव कर रही 5 डिग्री टू 30 डिग्री के बीच में। ऊपर की जो हवा होती है हमेशा, इसको जान लो, इसे जेट स्ट्रीम कहा जाता है हर जगह, जेट प्रवाह। और नीचे की सरफेस विंड यानी सतही पवन इसे कहा जाता है। और इन्हें क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर विंड, वर्टिकल विंड इन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर ये पैरेलल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हमें
मूव करते हुए सभी कोने दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर किसी कोई दिक्कत? लो प्रेशर है, यहाँ हवा यहाँ सिंक हो रही है, तो यहाँ हाई प्रेशर है। इसे कहते हैं 30 to 35 डिग्री लैटिट्यूड्स को कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स मतलब अश्व, घोड़ा, अक्षांश। क्योंकि यहाँ पर प्रेशर हाई है, हवा सिंक हो रही है, तो पहले व्यापार के घोड़ों का व्यापार होता था और घोड़ों से व्यापार होता था। घोड़े खुद बेचे जाते थे एक जगह दूसरी जगह पर। दूसरा, सामान लादा हुआ है जहाज में पानी की और उसमें घोड़े रखे गए हों, तब भी कि जब स्थल खंड पे उतरेंगे तो इन्हीं के ऊपर लाद करके ले जाएंगे, दूसरी जगहों पर व्यापार करेंगे, बेच करके लौटेंगे, जिसे कहते हैं अश्व अक्षांश। इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पहुँचने पर जहाज डूबने लगती थी भार के कारण, तो घोड़ों को फेंकना पड़ जाता था पानी में अपनी जान बचाने के लिए, तो इस कारण से इसे अश्व अक्षांश कहा जाता है। ठीक, यहाँ पर हम लोगों ने अभी ये प्रेशर बेल्ट का अध्ययन किया, बीच वाली का। यहाँ कोई डाउट? नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड पढ़ लिया, और ये पहला चक्र है जो रोटेट कर रहा है, इसका नाम है हेडली सेल। इसके बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया। हेडली वायुदाब चक्र सर दोनों ही हेमिस्फीयर में चल रहा है। सर इसमें अपर एयर कौन सा है सर? अपर एयर ये है, ये यहाँ, ये नीचे से अपर ट्रोपोस्फियर में रोटेट हो रहा है और नीचे वाला लोअर ट्रोपोस्फियर में हो रहा है, जहाँ पर हम लोग हैं। हम लोग बिना जहाज की यात्रा किए हुए, जहाज की यात्रा करेंगे भी तब भी हम जेट स्ट्रीम तक नहीं पहुँच पाएंगे। अगर मान लो बहुत ऊंचाई पर उड़ गई तब भी पहुँच भी गए, तब भी यहाँ पर बंद होने के कारण एयरक्राफ्ट हम इसको कभी नहीं महसूस कर पाएंगे। और एयरक्राफ्ट अवॉइड करते हैं कि वो जहाँ पर जेट स्ट्रीम फ्लो हो रही हैं उधर से उड़ें, क्योंकि बहुत सारा उनको व्यवधान देखने को मिलता है, क्लाउड वगैरह ये सब सिस्टम प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए या तो जेट स्ट्रीम के नीचे उड़ें या फिर उसके ऊपर उड़ें तो ही बेहतर है। जेट स्ट्रीम लेयर में उड़ना बहुत ही दुर्गम कार्य होता है। फाइटर प्लेन उड़ सकती हैं आराम से, उनको ट्रेंड होती हैं, उनको इसी तरीके से बनाया गया होता है कि वहाँ पर कहीं भी उड़ सकती हैं। बाकी सर हवाएं और पवनों इनमें के कुछ डिफरेंट है या फिर दोनों मतलब पर्यायवाची टाइप के हैं? मूविंग एयर इज नोन एज विंड। विंड मतलब सर पवन? हाँ, विंड मतलब पवन। गतिमान हवा पवन कहलाती है। गतिमान हवा पवन, ठीक है सर। ठीक है। अब इधर देखते हैं क्या सीन है। इधर 90 डिग्री वाला एरिया है, दूसरा वायुदाब चक्र पढ़ते हैं हम लोग। इधर से शुरू करेंगे तो समझ में आएगा बारीकी से। डिग्री परमाफ्रॉस्ट रीजन, बहुत ही ठंडा। कोरियालिस फोर्स अभी भी काम कर रहा है, घुमाएगा है। यहाँ पर तो स्ट्रांग है बहुत ज़्यादा। तो इसका डायरेक्शन क्या है? उत्तर पूरब, और पोल से चल रही है, तो इसे कहते हैं नॉर्थ
ईस्टर्ली पोलर विंड है ना, उत्तर पूर्वी ध्रुवीय पवन या पोलर ईस्टर्ली ध्रुवीय पूर्वा पवन भी इसे कहा जाता है। पोलर ईस्टर्ली ध्रुव से चल रही है। कमजोर होती है, इस कारण से इसे कहा जाता है वीकर ईस्टर्ली, दुर्बल पूर्वा पवन भी इसे कहा जाता है। ये जो है 90 डिग्री अक्षांशों से सर्कुलेट होती है। हाई प्रेशर वाला रीजन है जो कि एक परमाफ्रॉस्ट रीजन है, वहां से सर्कुलेट होती है। हाई प्रेशर क्यों है? क्योंकि ठंडक बहुत ज़्यादा है, आगे बढ़ती है, आगे बढ़ करके पहुंचती है लगभग 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के पास, और इधर गर्म हवा होती है कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से, तो ये ठंडी ठंडी होती है। तो अगर ठंडी हवा होगी, आएगी कहीं पर, इधर से मान लो ठंडी हवा आ रही है और इधर मान लो गर्म हवा है, तो जब ये दोनों टकराएंगी तो होगा क्या? जब दोनों टकराएंगी तो ठंडी हवा भारी होगी, डेंसर, क्योंकि उसका घनत्व अधिक होता है, और गर्म हवा क्या होती है? हल्की। तो ये गर्म हवा को ऊपर फेंकेगी, ठंडी हवा, गर्म हवा को ये ऊपर फेंकती जाएगी, हवा आगे बढ़ती जाएगी, यही करते हुए आ रही है। तो यहाँ पर जब दो डिफरेंट नेचर की विंड्स आकर के टकराती हैं, गर्म और ठंडी, इस वाली को भी यहाँ पर बना देता हूँ। उसी हाई प्रेशर बेल्ट से होकर के आगे जा रही है। तो ये क्या करते हैं? धक्का खा करके ऊपर आ रही हैं, आ जाओ, और यहाँ सिंक होती हैं 35 डिग्री के आसपास। ऐसे ये यहाँ से घूम करके आ जाओ, यहाँ धक्का पड़ा। लेकिन ठंडी और गर्म वायु राशियाँ जहाँ पर आकर के आपस में टकराती हैं, तो वहाँ पर होती है, वहाँ वाताग्री वर्षा भी होती है, फ्रंटल रेनफॉल, और यहाँ पर फ्रंट बनते हैं, तो वाताग्र जनन। यानी वाताग्री रेखा है या वाताग्री परिक्षेत्र, फ्रंटल जोन। साठ से 65 डिग्री अक्षांश फ्रंटल जोन कहलाते हैं, वाताग्री परिक्षेत्र कहलाते हैं। वाताग्र क्या है? कन्वर्जेंस ऑफ डिफरेंट नेचर एयर मासेस, वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस, जिनमें डेंसिटी में भी डिफरेंस है, मतलब घनत्व में भी अंतर है और तापमान में भी अंतर पाया जाता है, ह्यूमिडिटी में भी यानी नमी में भी अंतर पाया जाता है। ठंडी हवा में नमी नहीं होती है और गर्म हवा में नमी अधिक होती है। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये घूम करके यहाँ पर फिर हार्श लैटिट्यूड के पास में सिंक हो रही, कंटिन्यूसली ऐसे घूमते रहती, इसे कहते हैं पछुआ पवन। देखो कौन से आ रही है, वेस्टर्लीज, पछुआ पवन। ये भी क्या है? वेस्टर्लीज,
कछुआ कौन, ठीक। यहाँ पर इसे क्या कहेंगे, ध्रुवीय पूर्वा पवन। ये क्या है, जहाँ तक दबा पाएगी दबाएगी, नहीं तो बाद में फिर ये घूम करके वापस सिंक होगी ध्रुवों के पास। उधर भी और इधर भी। और इसे भी इधर दोनों साइड में कहेंगे ध्रुवीय पूर्वा पवन। अब यहाँ पर वायुदाब चक्र बन गए। एक तो ये था हेडली, ये भी हेडली था, ये भी हेडली था। यहाँ वाला कह रहा था हेरल, और ये कहलाता है पोलर। ध्रुवीय वायुदाब चक्रण कहलाता है, पोलर सेल कहलाता है, ठीक। तो यहाँ पर हमने जो भी एयर मास साइकिल्स थी उनका जो है यहाँ पर अध्ययन कर लिया। और यहाँ पर हमें देखने को मिला कि एक हाई प्रेशर बेल्ट ये, दूसरी हाई प्रेशर बेल्ट ये, वैसे ही तीसरी इधर भी है और ये चौथी है। 4 हाई प्रेशर की बेल्ट हो गई, एक लो प्रेशर ये, दूसरा लो प्रेशर ये, तीसरा लो प्रेशर ये, 3 लो प्रेशर बेल्ट हो गई। 4 3 7 7 यहाँ पर वायुदाब पेटियाँ पाई गई। और पीछे जहाँ पर अल नीनो ला नीना पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि एक प्रशांत महासागर की कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण वाकर सेल एक और होती है जो कहाँ पाई जाती है, केवल सदर्न पैसिफिक ओशन में। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द इंडोनेशियन वार्म पूल and the conveyor belt of the Peru and Chile, coastal region of the Peru and Chile। इंडोनेशिया के पास बहुत अधिक गर्म पानी और पेरू तथा चिली के पास बहुत अधिक ठंडे पानी के कारण, बहुत अधिक प्रेशर डिफरेंशियल के कारण वहाँ पर एक और वायुदाब चक्र चलता है, वाकर सेल जिसे कहते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो टोटल हैं 7 + 1 बराबर 8 वायुदाब चक्रण परमानेंटली चलते हैं। और वाकर सेल का सर्कुलेशन बीच में टूट भी जाता है, रिवर्सल भी हो जाता है, वो परमानेंट नहीं है। अल नीनो और ला नीना के समय में ऐसा होते देखा जाता है। 7 है या फिर 8 है या 7 है सर? 7 + 1 एक ये है जो कि परमानेंट नहीं है। नहीं तो सर डोल ड्रम को भी जोड़ा है क्या सर? डोल ड्रम तो को 6 जोड़ा है ना? अच्छा जोड़ा है, ठीक है। देखो हाई प्रेशर की हो गई 1 2 3 4, लो प्रेशर की हो गई, नहीं हाई प्रेशर की, हाँ 1 2 3 4, ठीक है। लो प्रेशर की हो गई 1, डोल ड्रम वाला 2, और 60 से 65 डिग्री वाला लो प्रेशर 3। तो 4 3 7 ये हो गया, प्लस 1 वाकर सेल सर्कुलेशन, ये हो गया कुल टोटल नंबर 8। क्लियर? यस सर क्लियर। हाँ, तो यहाँ पर हमने ये वायुदाब पेटियों को हमने पूरी तरह से पढ़ लिया। और इसमें हमने दोनों ही गोलार्धों में 3 वायु राशियों का अध्ययन किया, 3 एयर मासेस का अध्ययन किया,
3 तरह की हवाओं का अध्ययन किया। ठीक है, कौन कौन सी थी? ट्रेड विंड हो गई, वेस्टर्ली, वेस्टर्लीज पोलर और ईस्टर्ली। पोलर ईस्टर्लीज। ठीक है, ये जो जोन होता है यहाँ पर कन्वेक्शनल साइक्लोन आते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल हो सॉरी फ्रंटल साइक्लोन आते हैं और फ्रंटल रेनफॉल होती है। और यहाँ पर जो जोन है ये यहाँ पर बीच में यहाँ पर कन्वेक्शनल सॉरी इक्वेटर पर तो आता ही नहीं है, 5 डिग्री कम से कम दूरी होना चाहिए। यहाँ पर आते हैं कन्वेक्शनल साइक्लोन, संवहनीय चक्रवात, ये रीजन होता है, और कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। और यहाँ पर क्या आते हैं? एंटी साइक्लोन वाला बेल्ट है, इस रीजन में एंटी साइक्लोन आते हैं, यानी दोनों को ये सप्लाई दे रहा है एक तरह से समझ लो। इसको हवा दे रहा है, इसको भी 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 दे रहा है। फीडिंग कर रहा है। हाई प्रेशर सराउंडेड विद द लो प्रेशर लीड्स फॉर्मेशन ऑफ एंटीसाइक्लोन्स and the low pressure surrounded with the high pressure lead the formation of cyclones. And cyclones are the two types, frontal cyclones and convectional cyclones, and these are the zone of the development of convectional cyclones and the frontal cyclone। वाताग्री चक्रवात और संवहनीय चक्रवात का उद्भव क्षेत्र यह है। यहाँ पर ये खत्म हुआ। सर अभी जो बोला आपने कि हाई प्रेशर से ये चक्रवात इंग्लिश में बोला, जो भी एक बार उसको सर रिपीट कर दो प्लीज। देखो, हाँ ठीक है, हाई प्रेशर जहाँ पर होगा, सेंटर में ना सर, जैसे मान लो उच्च वायुदाब यहाँ पर है और यहाँ पर लो प्रेशर है, तो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागेगी। लेकिन कोरियालिस फोर्स है वो काम कर रहा है, तो कोरियालिस फोर्स अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो इनको घुमाएगा कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, नहीं सॉरी क्लॉकवाइज घुमाएगा, है ना। तो ये घूम जाएगा ऐसे, ये घूम जाएगा ऐसे, ये घूम जाएगा ऐसे, ये घूम जाएगा ऐसे, हाँ। तो ये बनेगा एंटी साइक्लोन। बीच में हाई प्रेशर जो सप्लाई कर रहा है एयर की, सप्लाई किसको कर रहा है? लो प्रेशर सराउंडेड विद द हाई प्रेशर, हाई प्रेशर हवाएं इसकी तरफ भागेंगी और इनको कोरियालिस फोर्स घुमा देगा। कोरियालिस फोर्स इनको घुमा देगा। तो अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो ये घूमेंगी क्लॉकवाइज, इनको क्लॉकवाइज घुमाओ ऐसे। तो अल्टीमेटली हमें घूमता हुआ कि इसको ये सप्लाई करता हुआ महसूस होगा, ये रिसीव करता हुआ महसूस होगा, और ये एंटी साइक्लोन है वो क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखाई देगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और जो साइक्लोन है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हवाओं का डायरेक्शन ऐसा घूम रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। आगे साइक्लोन जब पढ़ाएंगे तो ये सब एकदम क्लियर हो जाएगा, वहाँ कोई डाउट नहीं बचेगा इसमें जुड़ा हुआ।
एंटी साइक्लोन में सर आई नहीं बनेगी सर फिर? नहीं, आई वाई नहीं होती, आई नहीं होती इसमें। कन्वेक्शनल साइक्लोन में आईज होती है, जहां पर हवा की दीवार गर्म होकर के ऊपर उठ रही होती है, यहाँ पर चक्षु का निर्माण होता है। साइक्लोन का चैप्टर है आगे इसी में, तो उसी में पढ़ेंगे हम लोग इसको। ये क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर कोई हो डाउट? किसी को भी कोई डाउट हो पूछ लो। नहीं, ठीक है। अब बात आती है, ये तो थी जितनी, अब क्या कहते हैं, विंड्स, टाइप्स ऑफ विंड्स, उसमें एक पार्ट हम पढ़ लिए, पवनों के प्रकार। टाइप्स ऑफ विंड्स, इसमें क्या है कि 3 तरह की पवनें होती हैं, जिसमें से एक होती हैं परमानेंट विंड, यानी सनातनी पवनें, जिन्हें कहते हैं ट्रेड विंड। नहीं, ट्रेड विंड तो उसका एक पार्ट है। प्राइमरी विंड्स, प्राथमिक पवनें भी इन्हें कहा जाता है। सनातनी, परमानेंट। सनातनी पवने में हमने जो अभी पढ़ा, ये वही विंड्स हैं। ये सब की सब जो हमने पढ़ा अभी, चक्रवात को छोड़ दिया जाए, नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड, साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड, यानी ट्रेड विंड, सनातनी पवने हैं, यानी उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी सनातनी पवने। दूसरा हो गया वेस्टर्लीज, पछुआ पवने। वेस्टर्लीज 35 से 60 की तरफ जो चल रही हैं, उन्हें कहते हैं पछुआ पवने। और तीसरी होती हैं आपकी ध्रुवीय पूर्वापानी। ध्रुवीय पूर्वापौने यानी पोलर ईस्टर्लीज, जिनके बारे में हमने पढ़ लिया। एक तरह की पवनों के बारे में हमने पढ़ लिया, क्योंकि ये पूरे प्लेनेट पर चलती हैं, इसलिए इन सभी हवाओं को प्लेनेटरी विंड भी कहते हैं। ग्रहीय पवने, प्लेनेटरी पवने, प्लेनेटरी विंड्स पूरे साल अपने एक ही पथ पर चलती हैं और लगातार चलती हैं, बिना रुके सनातन काल से चल जा रही हैं, इसलिए सनातनी पवने कहते हैं। ये हमने पढ़ा। दूसरे नंबर पर आती हैं आपकी सेकेंडरी विंड्स, द्वितीयक। सेकेंडरी मतलब द्वितीयक। पवने। और तीसरे नंबर पर आती हैं तृतीयक, टर्सरी, जिन्हें लोकल विंड्स भी कहा जाता है। लोकल विंड्स मतलब स्थानीय, किसी पर्टिकुलर रीजन में पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए चलती हैं। प्रेशर बेल्ट जो थी, इनकी शिफ्टिंग होती है। जैसे अगर सोलर रेज नॉर्थ साउथ वर्ड माइग्रेट कर रही हैं, ठंडी आ रही है धीरे धीरे, तो सूर्य देवता की किरणें जा रही हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, तो प्रेशर बेल्ट भी शिफ्ट हो जाती है साउथ वर्ड, 5 से 10 डिग्री तक शिफ्ट हो जाती है। ऐसे ही जब सूर्य देवता साउथ वर्ड माइग्रेशन करते हैं, तो जो ये प्रेशर बेल्ट हैं
5 से 10 डिग्री साउथ नॉर्थ वर्ड जो है माइग्रेट कर जाते हैं। द्वितीयक पवनें क्या होती हैं? सेकेंडरी विंड्स। सेकेंडरी विंड्स होती हैं जो टाइम के आधार पर अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं, समय समय पर अपनी दिशा में परिवर्तन करने वाली पवनें ही सेकेंडरी विंड कहलाती हैं। इनके अंतर्गत आती हैं लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, मतलब स्थल समीर एंड सागर समीर। इसके अतिरिक्त माउंटेन ब्रिज एंड वैली ब्रिज। माउंटेन मतलब पर्वत, समीर एवं घाटी समीर। वैली मतलब घाटी समीर, वैली ब्रिज। और मानसून विंड्स। मानसूनी पवनें भी अपनी दिशा को परिवर्तित करती हैं समयानुसार। ठंडी में चलेंगी नॉर्थ ईस्टर्ली मानसून विंड, रिट्रीटिंग मानसून, लौटता हुआ मानसून। वहीं पर दक्षिण पश्चिमी मानसून गर्मी में चलता है, यानी 6 महीना और 6 महीने में अपनी दिशा परिवर्तित करता रहता है। यानी कि ये these wind frequently change its direction on the basis of the time and the season, known as the secondary winds। जबकि जो टर्सरी विंड है, तृतीयक पवनें हैं, ये दिशा तो नहीं परिवर्तित करती हैं, लेकिन कुछ समय के लिए, कुछ निर्धारित समय के दौरान, जैसे कहें जून से जुलाई के बीच में चलेंगी, दिसंबर से फरवरी तक चलेंगी, ऐसे ही, और उसके बाद डिसअपियर हो जाएंगी। अपनी डायरेक्शन तो नहीं चेंज करती हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर रीजन में कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ये प्रवाहित होती रहती हैं। इन्हें करते हैं स्थानीय पवनें, है ना, या सेकेंडरी विंड्स। तो हमने ये वाला पढ़ लिया। अब हम ही लोग जो है इसको द्वितीयक पवनों में सबसे पहले ये वाला देख लेते हैं, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज देख लेते हैं, स्थल समीर या सागर समीर। स्थल खंड है। ये तटवर्ती क्षेत्रों में चलते हैं, दिन 24 घंटे में अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, और ये कोस्टल रीजन में मॉडरेटिंग इफेक्ट डालते हैं, यानी साम्यकारी प्रभाव डालते हैं। हवाएं चलती हैं, रात में क्या होता है कि स्थल खंड ठंडे हो जाते हैं, जबकि सागर या महासागर जो वाटर बॉडीज होती हैं धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडी होती हैं। जबकि स्थल खंड बड़ी तेजी से गर्म हो जाते हैं, बहुत तेजी से ठंडे होते हैं। तो रात में ये बहुत ठंडे हो जाते हैं, तो यहाँ पर हाई प्रेशर रहता है, जबकि वाटर बॉडीज में लो प्रेशर रहता है। तो हवाएं चलती हैं इधर से।
इन्हें कहते हैं, लैंड से चल रही है तो लैंड ब्रीज, ब्रीज यानी स्थल समीर। शाम को वही 6:30-7 बजे से शुरू हो जाती है, सुबह वही 6:30-7 बजे तक चलती रहती है। मछुआरे इनकी सहायता से मछली मारने चले जाते हैं, फिशरी में हेल्प करती हैं। सुबह सुबह नाव उठा लिए, हवा धक्का दे करके उनको पहुंचा दी, फिर मछली मार लिए, तब तक हवा उल्टा चलने लगेगी, सागर समीर चलेगी और उसकी सहायता से वापस लौट लेंगे। फिर धीरे धीरे धूप पड़ना शुरू करती है स्थल खंड पर। ये लैंड मासेस हॉट होते चले जाते हैं, क्योंकि ये गर्मी में मतलब जब धूप पड़ेगी तो तेजी से गर्म भी होंगे, तो लो प्रेशर डेवलप्ड हो जाता है अब स्थल खंड में। अब हवाएं, क्योंकि ये धीरे धीरे गर्म और ठंडा होता है तो कंपैरेटिवली हाई प्रेशर होता है पानी, तो हवाएं यहाँ से रिवर्स हो जाती हैं, अब उल्टा घूम पड़ती हैं। अब ये चलती हैं सागर से स्थल खंड की ओर, तो इन्हें कहते हैं सागर समीर या सी ब्रीज। कोस्टल रीजन के टेम्परेचर को ये मेंटेन करके रखती है। इसी प्रकार से माउंटेन एंड वैली रीच। ये पर्वत है, पर्वत की चोटी है, और ये क्या है, वैली, घाटी। दिन में क्या होता होगा भाई, कौन सा पार्ट ज्यादा गर्म होता होगा? ऊपरी पैसा सर, ऊपरी माउंटेन, हिस्सा माउंटेन सर। क्यों? क्योंकि सनरेज वहाँ फॉल हो रही है डायरेक्टली सर। क्यों गर्म होता होगा? क्योंकि सर उधर सूर्य की रोशनी पड़ रही है ना डायरेक्ट सर, और वो ऊंचाई ज्यादा प्राप्त करेगा। क्योंकि सूर्य है, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, यहाँ पर सूर्य है, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, स्लोप को तपा दे रही हैं। स्लोप एकदम से गर्म हो जा रही है, तो क्या होगा कि हवा नीचे से ऊपर को उठ रही है, यहाँ सिंक भी करेगी, ढाल पर चढ़ रही है और उतर रही है गोल घूम करके। तो हवा घाटी से ऊपर जा रही है, तो इसे कहेंगे वैली ब्रीज। और वहीं पर रात में क्या होता है कि यहाँ पर पूरा बर्फबारी हो जाती है, बर्फ से जम जाता है, ठंडक बहुत पड़ती है, बर्फ जमे ना जमे लेकिन ठंडक बहुत पड़ती है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर प्रिवेल करने लगता है, और ये फिर धक्का मारता है हवाओं को घाटी की तरफ, क्योंकि कंपैरेटिवली नीचे तापमान लो रहता है, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट का सिद्धांत अगर लागू करेंगे तो। और इसको गर्म करने वाला जो कारक था अब नहीं है,
तो हवाएं अब उल्टा चलना शुरू करती हैं, ऊपर से नीचे की ओर आती हैं, माउंटेन से वैली की तरफ आती हैं, है ना। तो इन्हें कहते हैं माउंटेन ब्रीज, पर्वत समीर। अब मानसून वाला तो बता ही दिया था, मानसून वाला तो पीछे वाली क्लास पढ़ चुके हैं, कैसे आता है, जाता है, रिवर्स होता है। सेकेंडरी विंड्स में एक और विंड्स हैं जिनका अध्ययन हम लोग कल करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वह आपका चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात, वो भी द्वितीयक पवन है। और नेमिंग ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन हमेशा आते रहते हैं, कोई ना कोई डिजास्टर करते रहते हैं, उनका नाम रखा जाता है, नाम किस आधार पर रखा जाता है, उसका फार्मूला क्या है, उन सब चीज़ों पर हम लोग काम करेंगे। चक्रवातों में कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए आता है, और इस साल यूपीएससी में प्री में क्वेश्चन भी चक्रवात से आया था, बीच बीच में चक्रवात से क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो ये थे अब तक के। अभी इसमें एक ही चीज बची हुई, किसी किसी पूछना हो तो बताओ। चक्रवात एक बड़ा टॉपिक है, बहुत ही सूझबूझ के साथ उसके कॉन्सेप्ट समझने होंगे, 2 दिन का लगभग चैप्टर है। किसी कुछ पूछना है? नहीं सर। क्लियर है सर। ठीक है भाई, रिवाइज करके आना कल।